हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्लाइट का। और चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चलिए थोड़ी सी बायोग्राफी और बैकग्राउंड जान लेते हैं एन फ्रैंक का। तो एन फ्रैंक का पूरा नाम एनालीज मेरी एन फ्रैंक था और इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। फरवरी मार्च के महीने में 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल। ये जर्मनी में पैदा हुई थी और जू धर्म की थी। Who wrote while in holiday with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II। और ये जब अपने परिवार के साथ वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली, जब ये अपने परिवार के साथ छिपी हुई थी और इनके परिवार के साथ साथ 4 और दोस्त थे जो एम्स्टर्डम में नीदरलैंड्स में छिपे हुए थे एक घर में। और जब जर्मनी ने नीदरलैंड्स को अपने कब्ज़े में ले लिया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, उस समय ये अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ एक घर में छिपी हुई थी। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazis' occupation extended into the Netherlands। ये जर्मनी से ये सोचकर भागे थे कि नाजी लोगों का पावर, अब जो हिटलर की जो पार्टी थी, नाजी पार्टी कहलाती थी, तो ये पार्टी जो है जब ताकत में आ गई जर्मनी में, तो ये लोग वहाँ से भागे और भागकर नीदरलैंड्स आ गए। लेकिन क्या हुआ, वहाँ आकर भी ये फंस गए। वर ट्रैप्ड व्हेन नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। क्योंकि क्या हुआ, जर्मनी ने और नाजी सैनिकों ने नीदरलैंड्स पर भी कब्ज़ा कर लिया था। As persecutions against the Jewish population increase, फिर आपको पता ही है कि हिटलर को थोड़ी सनक थी ज्यू लोगों के प्रति, और इस वजह से क्या हुआ, उसने बहुत सारे ज्यूज़ को मरवाना शुरू कर दिया था। और द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। इसलिए जुलाई 1942 में एन फ्रैंक और उसका परिवार एक घर में छिप गया। इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो वान फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। ये कमरे जो थे, छिपे हुए कमरे, ये इनके पिता ऑटो फ्रैंक्स की ऑफिस बिल्डिंग में थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक ये छिपे रहे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank। और उसके बाद 2 साल तक छिपे रहने के बाद उन्हीं में से किसी ने, जो लोग जानते थे कि ये लोग इस घर में छिपे हुए हैं, उनमें से किसी ने इनको धोखा दे दिया और फिर ये सारे पकड़े गए और सबको कंसंट्रेशन कैंप जो हिटलर चलाता था ज्यूज़ लोग को मारने के लिए, वहाँ पर ले जाया गया। वहाँ एन फ्रैंक की मृत्यु टाइफस से हो गई थी बर्जन बेल्सन में। कुछ ही दिनों के बीच उनकी बहन की भी मृत्यु हो गई थी कंसंट्रेशन कैंप में। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। इनके पिता परिवार में सिर्फ एकमात्र ऐसे व्यक्ति बचे थे जो जिंदा थे। और जब ये एम्स्टर्डम वापस आए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। उन्होंने पाया कि एन जो डायरी लिखा करती थी वो अभी भी पूरी तरह से बची हुई हैं। कन्विंस्ड दैट इट वॉज़ अ यूनिक रिकॉर्ड। उनको ये इस बात का कि बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा था, बहुत कन्विंस थे वो कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, एक अनोखा रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और इसलिए उन्होंने एक कदम उठाया, वो ये कि इसको पब्लिश करवा दिया इंग्लिश में, और किताब का नाम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल रखा।
The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. और ये जो डायरी है एन फ्रैंक को उनके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी और इसमें बहुत सारे घटनाएं लगातार उनकी लाइफ से संबंधित लिखी गई हैं जो कि 12 जून से स्टार्ट होती हैं 1942 से और आखिरी बार उन्होंने डायरी में जब लिखा था तो वो था 1 अगस्त 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages और असल में ये जो है डायरी ये डच भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसे कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया. Became one of the world's most widely read books और बाद में दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में इनकी गिनती होती है, यानी डायरी ऑफ एन फ्रैंक की गिनती होती है. There have also been several films, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्म्स भी बनी हैं, टेलीविज़न पे भी इसे दिखाया गया है, थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी हुई हैं, इवन एन ओपेरा जिसमें गीत गाकर कहानी बताई जाती है, वो भी किया गया है बेस्ड ऑन द डायरी, इसी डायरी के ऊपर बेस्ड है. ये सभी के सभी ओपेरा बेस्ड है, बहुत सारी फिल्म, टेलीविज़न, थिएट्रिकल प्रोडक्शन, ये सब. Described as the work of a mature and insightful mind, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बहुत ही मेच्योर थिंकिंग थी उनकी और बहुत सोच समझ कर उन्होंने ये सब कुछ अपनी डायरी में लिखा था. डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन और हर दिन किस तरह की परेशानियों को वो झेलती थी, किस तरह का इम्तहान उनका हर दिन होता था जब तक नाजी लोगों ने यहाँ पर कब्ज़ा कर रखा था. एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम और एन फ्रैंक जो है सबसे ज़्यादा फेमस हैं और सबसे ज़्यादा जिसके बारे में डिस्कशन होती है विक्टिम्स की, होलोकास्ट वही जिसमें मास मर्डर किया गया था ज्यूज़ लोगों का. तो सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में जिक्र होता है तो वो ये एन फ्रैंक हैं. उसके बाद आगे हम स्टोरी देखते हैं, उनके डायरी के पन्नों की है जो कि उन्होंने जैसा स्कूल में उनके साथ होता था उसके बारे में लिखा है उन्होंने. डायरी की शुरुआत करने से पहले उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया है कि क्यों वो डायरी लिखना चाहती हैं और क्या उनको लगता है डायरी लिख के उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सब कुछ उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया है. चलिए देखते हैं उस इंट्रोडक्शन को. राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. तो मेरी तरह के किसी भी लोग के लिए डायरी लिखना एक बहुत ही अजीबोगरीब अनुभव है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स will be interested in musing of a 13-year-old school girl. बल्कि इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि न ही मैं और न ही कोई और इंटरेस्टेड होगा इसको पढ़ने के लिए कि भाई 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की क्या लिखेगी डायरी में. ओह वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग, मेरा मन करता है लिखने का. एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आउट ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और मैं चाहती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि मेरे मन के अंदर जितनी चीज़ें उमड़ घुमड़ रही हैं उसको मैं लिख कर बाहर निकाल दूँ. Paper has more patience than people, I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. ये जो कहावत है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, लोगों से की तुलना में कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है. क्योंकि आप देखिए, अगर आप कहीं कुछ लिख रही हैं तो क्या होगा कि आप जब लिखते हैं तो आपका पेपर जो है जहाँ पर आप छोड़ोगे लिखते हुए वहीं पर वो पड़ा रहेगा तब तक जब तक आप खुद न उसे उठाओ या कोई दूसरा कोई न उसे वहाँ से हटा दे.
लेकिन लोग जो हैं वो तुरंत परेशान हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये कहावत जो है वो इन्होंने बहुत पहले सुनी थी और उनका कहना है कि उस समय जब मैं कभी थोड़ा-सा डिप्रेस्ड फ़ील करती थी और या फिर घर में पड़े-पड़े हाथ हाथ को ऐसे गाल के ऊपर रखकर बोर हो जाती थी, समझ में नहीं आता था क्या करूँ? तो ये भी सोचती थी कि क्या घर के अंदर रहूँ या बाहर जाऊँ? ये उस समय की बात है जब नाज़ी ऑक्यूपेशन नहीं हुआ था। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज़ ब्रूडिंग, इसलिए मैं वहीं पर बैठी रही जहाँ पर मैं बैठे-बैठे सोच रही थी। यस, पेपर डज़ हैव पेशेंस, सचमुच पेपर में बहुत पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी, और इसलिए सचमुच पेपर में बहुत पेशेंस होता है। जब मैंने सोचा कि मैं यहीं बैठी रहूँगी और बैठकर कुछ लिखूँगी, और मन में ये ठान लिया था कि मैं ये जो गत्ते की बनी हुई नोटबुक की तरह की जो जिसको डायरी कहा जाता है, इसमें मैं जो जो कुछ भी लिखूँगी किसी को पढ़ने नहीं दूँगी, अनलेस आई शुड हैव एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, तब तक जब तक मुझे एक सच्चा दोस्त न मिल जाए। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है कि किसी को मैं पढ़ने दूँ या ना दूँ, है ना? Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. और चलिए मैं वापस उस पॉइंट पे आती हूँ कि क्यों मैं डायरी लिखना चाहती थी। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्यों डायरी लिखना चाहती थी? क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था और डायरी से ही मैं अपने मन की फीलिंग को शेयर करना चाह रही थी, मन की बातों को शेयर करना चाह रही थी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। साफ तौर पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्ष की लड़की दुनिया में बिल्कुल अकेली है। आई एम नॉट, सचमुच मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मुझे बहुत प्यार करने वाले माता पिता मिले हैं। 16-year-old सिस्टर, 16 वर्ष की मेरी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और करीब 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा परिवार है। लविंग आंट, प्यार करने वाले बहुत सारी आंट्स हैं। गुड होम, अच्छा घर है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, वैसे ऊपर से आपको ऐसा ही प्रतीत होगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय एक सच्चे दोस्त के। ऑल आई थिंक अबाउट when I am with friends in having a good time, जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छा समय गुजरता है। I can't bring myself to talk about anything, मैं हर चीज़ के बारे में किसी से बात नहीं कर सकती। ऑर्डनरी एवरीडे थिंग, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज़र एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। क्यों नहीं बोल पाती? क्योंकि हम करीब नहीं आ पाते, इतने करीब नहीं आ पाते कि अपनी बात को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है मेरी गलती हो कि मैं किसी के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, एक दूसरे से मन की बात नहीं कह पाते, इतना विश्वास नहीं कर पाते कि मन की बात कह दें। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, लेकिन क्या करिएगा, ऐसे ही है अभी हमारी लाइफ, है ना। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू चेंज, और बदकिस्मती से ये सिचुएशन बदलने वाली भी नहीं है, क्योंकि अभी तो घर में ये कैद हैं, छिपी हुई हैं, तो सिचुएशन तो चेंज नहीं होगी फ़िलहाल। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी शुरू की है। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपने कल्पना में जो एक ऐसे दोस्त के बारे में का इंतज़ार कर रही हैं वो कल्पना में, उसकी इमेज को और आगे बढ़ाने के लिए ये डायरी इनको बहुत हेल्पफुल होगी, है ना। डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं वो सब कुछ नहीं लिखना चाहती। द फैक्ट इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे हर व्यक्ति लिखते हैं क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, मैं वैसे कुछ नहीं लिखना चाहती। बट आई वॉन्ट डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी दोस्त हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी,
और उन्होंने इसका नामकरण भी कर दिया अपनी डायरी का, और उन्होंने बताया कि वो अपनी डायरी को किटी के नाम से बुलाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। आप लोग चैप्टर को ध्यान से सुनिए। स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो ये कि उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं आंसर में क्या लिखूं। तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको हर चैप्टर की स्टोरी और उसके मेन कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, ताकि कहीं से भी कुछ भी एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका जवाब लिख सकें, है ना। और ये ना हो कि क्या लिखना है यही नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि स्टोरी ही नहीं पता है। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम में, नहीं तो फिर आप आंसर लिखने में आपको बहुत कठिनाई होगी। तो आप ध्यान से चैप्टर को सुनिए, पढ़िए और चैप्टर की रीडिंग भी कीजिए समय निकाल कर, ताकि कहीं से भी कुछ भी आ जाए लिखने के लिए एग्ज़ाम में तो आप आसानी से लिख सकिए। ठीक है, तो ये मेरा इंग्लिश का जो वीडियो है इसको भी ध्यान से आप देखिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए। मैं इस वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दूँगी ताकि आप इसे आसानी से देख सकें और समझ सकें पूरी कहानी को। थैंक यू वेरी मच।